चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। इस पर लगातार हंगामा मचने के बाद सरकार ने इसे जेपीसी में भेजने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे लोकसभा में पेश किया। बिल का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शरद पवार, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीएम और डीएमके समेत अन्य विपक्षी दलों ने विरोध किया। विपक्षी दल इस बिल को मुसलमान विरोधी और असंवैधानिक बता रहे हैं। विपक्ष वक्फ की संपत्ति छीनने का भी आरोप लगा रहा है। भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। गवर्नमेंट कह रहे हैं हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। तो विपक्षी पार्टियां जहां वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रही हैं, वहां एनडीए के सहयोगी जेडीयू और टीडीपी ने इसका समर्थन किया है। जेडीयू ने कहा कि बिल में कुछ भी गलत नहीं है, ये बिल मुसलमान विरोधी नहीं है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है। आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। वहीं लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल संविधान के खिलाफ नहीं है। जिन्हें आज तक हक नहीं मिला, उन्हें हक दिलाने के लिए ये बिल लाया गया है। किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। इस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाएंगे। प्रस्ताव क्या आपका? जो ये रिपीलमेंट वाला तो सर नहीं, इसका ज्वाइंट पार्लियामेंट दूसरा सर जो 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों, सभी दलों से, नेताओं से बात कर इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि पहले से मौजूद वक्फ कानून में संशोधन की जरूरत नहीं है। प्रश्नकाल ये जस्ट क्लैरिफिकेशन कर रहा हूं। हम लोगों का बुनियादी तौर पर मानना ये है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद किसी भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और जितने भी वक्फ एक्ट में क़वानीन हैं, लॉज हैं, वो मोर देन इनफ है फॉर दी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। तो वक्फ संशोधन बिल में ऐसा क्या है जिसे लेकर विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं? जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बिल में ऐसा क्या है जिसे लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है? दरअसल इस हंगामे के पीछे वैसे तो अलग अलग वजह हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वजह है वक्फ संपत्ति को लेकर के। दरअसल इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि जैसे यह बिल लागू होगा
उसके लागू होने के 6 महीने के भीतर भीतर मौजूदा वक्फ संपत्ति का पोर्टल पर ब्यौरा देना पड़ेगा। बताना होगा कि किसकी संपत्ति है, किस वक्फ बोर्ड की है, यहाँ तक ये भी बताना होगा कि वक्फ बोर्ड का संचालन कौन कर रहा है, वक्फ को कितनी आमदनी हो रही है, उसके खर्चे का हिसाब किताब वहाँ पर आपको देना होगा। बात यहाँ तक नहीं रुकी है, इस बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि जितने भी वक्फ की संपत्ति है सबको नियमित कराया जाएगा, यानी सबका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको ये बताना होगा कि वक्फ की संपत्ति के क्षेत्रफल कितना है, कहाँ से संपत्ति आई, और संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। साथ में अगर वक्फ के पास कोई सरकारी संपत्ति है तो वक्फ की संपत्ति के तौर पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। अब कोई संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं, ये पहले फैसला करने का अधिकार राज्य वक्फ बोर्ड को होता था, लेकिन इस बिल में यह प्रावधान किया गया है ये फैसला करने का अधिकार उस जिले के कलेक्टर के पास होगा। कलेक्टर इस पूरे मामले की जांच करेगा कि वो वक्फ की संपत्ति सरकारी संपत्ति है या फिर वक्फ की है। अगर कलेक्टर ने अनापत्ति पत्र दे दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, तो फिर वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाएगी। लेकिन एक और प्रावधान किया गया, वो है कि अगर कोई नया वक्फ बनता है तो उसकी संपत्ति का पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको एक आवेदन देना पड़ेगा। उस आवेदन की जांच जिले के कलेक्टर करेंगे और जिले के कलेक्टर जब तक कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दे देते हैं तब तक नए वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यह भी विवाद की एक बड़ी वजह है। अब तक ये था कि जितने विवाद उठते थे वो राज्य वक्फ बोर्ड तक वहाँ पे उसका निपटारा होता था, उसके बाद ट्रिब्यूनल जो वक्फ ट्रिब्यूनल था वहाँ तक मामला जाता था, उसका फैसला अंतिम माना जाता था। लेकिन अब यहाँ पर यह कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को ऊपरी अदालत में, हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है और जो एक तरीके से पूरे वक्फ के आधुनिकीकरण की तरफ कदम उठा रही है सरकार का दावा है, लेकिन विपक्ष इस पे उसका कहना है कि इससे कई लोगों के अधिकार छिन सकते हैं। इतना ही नहीं, वक्फ के सदस्यों की संख्या के शर्तों में भी बदलाव करने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्यों मचा है सियासी घमासान, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो चलिए अब बात करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की, जिसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी है। अभी आरबीआई को महंगाई की फिक्र है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बढ़ती खाद्य महंगाई की अनदेखी नहीं की जा सकती, इसलिए अभी सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि आरबीआई गवर्नर ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट है। That our target is the headline inflation, where food inflation has a weight of about 46%. With this high share of food in the consumption basket, food inflation pressures cannot be ignored. Further, public at large understands inflation more in terms of food inflation than the other components of headline inflation. Therefore, we cannot and should not become complacent merely because core inflation has fallen considerably. तो महंगाई को लेकर आरबीआई ने फिक्र जताई है। इसकी डिटेल समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज वाजपेयी से। देखिए, क्रूड नीचे उसके फैक्टरिंग के बावजूद इन्फ्लेशन एक बिगेस्ट चैलेंज है। पूरी पॉलिसी के दौरान कम से कम 1 दर्जन बार उन्होंने इसको अंडरलाइन किया होगा कि फूड इन्फ्लेशन, जिसमें सब्जी दालें सब कुछ आ जाता है, वो बहुत मैटर कर रहा है। और जो WPI उसके अंदर 46% उसका कंट्रीब्यूशन है और वही आम आदमी को हर्ट करता है। तो आरबीआई का पूरा फोकस है कि हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ही करना है, इसलिए रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया उन्होंने और अपने रुख में भी कोई बदलाव नहीं किया, स्टैंस भी चेंज नहीं किया है। और इसी वजह से चूंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो जीडीपी का टारगेट जो उन्होंने रखा वो ज़्यादा है, सरकार की टारगेट से ज़्यादा है। सरकार का तो 6.5 तक का है, लेकिन उन्होंने 7.2% रखा है। तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई के दिमाग में बिल्कुल साफ है कि रेट वेट तब कम होंगे जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। नंबर 1 फोकस है। नंबर 2, उन्होंने ये नोटिस लिया है कि दुनिया भर में कई सारी इकोनॉमीज़ में मंदी के संकेत मिल रहे हैं। चाइना प्रॉब्लम में है, यूएस में आशंकाएं हैं, तो उसको भी उन्होंने कंसिडरेशन में लिया है। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने रखे कि पॉलिसी का रुख क्या है, सर आरबीआई की सोच क्या है, कि इन्फ्लेशन उनका फोरमोस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने एक सुझाव दिया था कि आप अपने इन्फ्लेशन को में फूड वाला कम करिए, टारगेट जब आप करें तो फूड कम करिए, लेकिन उन्होंने इससे मना कर दिया क्योंकि फूड की टारगेटिंग बहुत ज़रूरी है। तो एक बड़ी चीज़ उन्होंने ये की। दूसरा, उन्होंने बैंकों को फिर से एक बार ये कहा है कि जो रिटेल लोन है
या जो होम लोन के ऊपर टॉपअप लोन है उसमें नियमों का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा बैंक ध्यान दें। और तो बैंक जब आरबीआई तक बात कहता है उसको एक चेतावनी के रूप में देखना चाहिए। तो मुझे लगता है बैंकों को थोड़ा सा और टाइट किया जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लिक्विडिटी की जो दिक्कत है इस समय ना, डिपॉजिट कम मिल रहा है बैंकों को, उस पर कोई बात बहुत खुल के नहीं आई है। तो यानी आरबीआई को नहीं लगता कि अभी कोई बहुत उस तरह की चिंता है, बैंक को सेल्फ मैनेज करना चाहिए। तो लेट्स सी कैसे बैंक करते हैं, लेकिन ये 3 बातें खास हैं। इन्फ्लेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बैंकों को एक चेतावनी दे दी गई है, और तीसरा ग्लोबल नज़र उनकी बनी हुई है। आरबीआई ने होम लोन पर मिलने वाले टॉप अप लोन की अनदेखी पर भी चिंता जताई है। इस पर एसबीआई के एमडी अश्विनी कुमार तिवारी ने कहा कि टॉप अप नियमों का पालन नहीं होने पर खामियाजा पूरे सेक्टर को उठाना पड़ सकता है। कुछ सेगमेंट्स में इसमें ग्रोथ, कुछ बैंकों में या कुछ एनबीएफसी में इसमें ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है, और आरबीआई चूंकि हर एनबीएफसी और बैंक का ऑडिट भी करता है, और उन्होंने जरूर कुछ देखी होंगी चीज़ें जिसमें कि उनको लगा कि नॉर्म्स पूरी तरह फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो उनकी ये चेतावनी यही है कि अगर आप नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे और इस सेगमेंट में स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में जाकर के ये पैसा इन्वेस्ट होगा, तो वो आरबीआई नहीं चाहता है। और हमने देखा हुआ है कि ये चीज़ आरबीआई पहले चेतावनी देता है कि आप लोग सुधर जाइए, और जो लोग नहीं सुधरते हैं तो फिर कुछ एक्शन होता है। मेरा सोचना यही है कि ये लोग अपने आप ही ठीक कर लेंगे इसको, क्योंकि एक्शन होगा तो पूरे सिस्टम पे होता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं मार्केट अपडेट। उतार चढ़ाव के बीच बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी ½ % से ज्यादा गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 582 पॉइंट गिरकर 78,886 पर, और निफ्टी 181 पॉइंट गिरकर 24,117 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में दबाव दिखा। निफ्टी बैंक इंडेक्स की भी फ्लैट क्लोजिंग हुई। आईटी, मेटल, एनर्जी शेयरों में बिकवाली रही, तो पीएसई, इंफ्रा, रियलिटी शेयरों में गिरावट रही। वहीं फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जल्द सस्ता हो सकता है। सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी घटाकर 5% किया जा सकता है। इस पर रेट रैशनलाइजेशन कमेटी की 22 अगस्त को बैठक हो सकती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए सीधा जुड़ते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं क्या जानकारी है आपके पास, इंश्योरेंस पर जीएसटी कब तक घट सकता है? बिल्कुल, देखिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है ये काफी दिनों से बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन जो सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो रेट रैशनलाइजेशन कमेटी जिसमें ये प्रपोजल डिस्कस हो रहा है, उसकी बैठक 22 अगस्त को होने वाली है, और 22 अगस्त को जो बैठक होगी उसमें ये कोशिश की जाएगी कि 5% जीएसटी पर सहमति बनाई जाए। तो प्रपोजल जो गया है वो 5% का गया है, और अगर जीएसटी के जो रेट रैशनलाइजेशन कमेटी है वो अगर इस पर सहमति दे देती है, उसके बाद इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा की जाएगी, जो कि इसी महीने अगस्त के एंड में होने वाली है। अगर इस बैठक में फाइनल फैसला होगा। मैं बता दूं कि इस मुद्दे पर पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं जीएसटी काउंसिल में, लेकिन उस वक्त राज्यों के विरोध की वजह से इस पर फैसला नहीं हो पाया था, क्योंकि इसमें भारी रेवेन्यू लॉस का आशंका है। अगर बताऊं तो साल भर में जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे जो प्रीमियम पे जीएसटी लगता है, उस पर करीब 9.5-10 हजार करोड़ रुपए का जीएसटी सालाना मिलता है, और पिछले 3 साल में एफएम ने ही लोकसभा में बताया था कि 24,000 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। लिहाजा कोई भी राज्य नहीं चाहता कि ये जो रेवेन्यू है उसका लॉस हो। लेकिन इस बार जिस तरह का माहौल बना है और जिस तरह से रेट रैशनलाइजेशन कमेटी में इस पर चर्चा हो रही है, अगर ये कमेटी में एक सहमति बन जाती है, क्योंकि इसमें 6 राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, और अगर 6 राज्यों के वित्त मंत्रियों में ये सहमति बन जाती है कि 5% जीएसटी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लगाना है, तो बहुत हद तक संभव है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी इस पर मोहर लग जाए। तो कुल मिलाकर अब जीएसटी काउंसिल की बैठक का इंतजार करना पड़ेगा कि अब इस पर किस तरह से जीएसटी जो 18% अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर है उसको घटाकर 5% किया जा सकता है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि देश में अब कैंसर और रेयर डिजीज की दवाइयों की उपलब्धता बढ़ेगी, क्योंकि यूएस, जापान और यूके जैसे देशों में जिन घरेलू कंपनियों को रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है, देश में वो दवा लाने के लिए उन्हें दोबारा से क्लिनिकल ट्रायल करने की जरूरत नहीं होगी। इस पर बड़ी छूट सरकार की तरफ से दवाई कंपनियों को दी गई है। आपको बता दें काफी समय से दवा कंपनियां इसकी मांग कर रही थी, और अब जो है ये बड़ा फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लिया गया है।
इस बार डेंगू ने भी सरदर्द बढ़ा दिया है। वक्त से पहले ज्यादा डेंगू के केसेस आने पर सरकार चिंतित दिखाई दे रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार हरकत में है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ बातचीत की है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले मिल रहे हैं। सभी राज्यों को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से डेंगू से बचाव के उपाय बताए गए हैं। सरकार ने ये भी जानकारी दी है कि अगले साल तक डेंगू की वैक्सीन आने की भी उम्मीद है। अभी इसे लेकर ट्रायल चल रहा है। 2 ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस आज पेरिस से बांग्लादेश लौट आए हैं। मोहम्मद यूनुस आज अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेंगे। 84 वर्षीय मोहम्मद यूनुस को मंगलवार को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन अंतरिम सरकार को पद की शपथ दिलाएंगे। बांग्लादेश लौटने पर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश को दूसरी बार आजादी मिली है और लोगों को इस आजादी की सुरक्षा करनी चाहिए। वहीं भारत ने भी ये कहा है कि बांग्लादेश के हालात पर वो करीबी से नजर बनाए हुए हैं। As far as we are concerned, Government of India and the people of India are concerned, for us, the interest of the people of Bangladesh is foremost. It is the responsibility of every government to ensure well-being of all its citizens. We hope for early restoration of law and order in Bangladesh. This is both in the interest of the country itself and for the region as a whole, or the larger region as a whole. चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक है। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पेरिस ओलंपिक से, जिसमें भारत ने हॉकी में स्पेन को 2-1 से हरा दिया है। तो ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये मैच खेला गया था और इसमें बड़ी सफलता भारत को मिली है। हॉकी में भारत को अब ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है। स्पेन से मुकाबला हुआ और आपको बता दें भारतीय कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने शानदार 2 गोले दागे हैं और जिसकी नतीजा कह सकते हैं कि एक शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर हॉकी टीम का देखने को मिला। हॉकी में भारत को ब्रॉन्ज मिल गया है। तो पेरिस ओलंपिक से आज एक अच्छी खबर सामने आ रही है। पेरिस ओलंपिक पर लगातार हम अपनी कवरेज आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हॉकी में भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। स्पेन को 2-1 से भारत ने हॉकी के खेल में हरा दिया है और ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये खेल खेला गया था और अब भारत के खाते में एक और ब्रॉन्ज मेडल आ गया है। ओलंपिक में भारत ने अब तक 4 मेडल जीते हैं। तो एक बड़ी कामयाबी इंडियन हॉकी टीम को पेरिस ओलंपिक में मिली है। 2-1 से भारत ने हॉकी में स्पेन को हराया है। तो जिस तरह से हम 7 अगस्त की बात कर रहे थे तो काफी निराशा हाथ लगी थी, लेकिन आज उम्मीदें थी हॉकी की टीम से और उन उम्मीदों को पूरा किया है भारत की हॉकी टीम ने। ओलंपिक में भारत ने अब तक 4 मेडल जीते हैं और एक बार जो यहाँ पर बड़ी सफलता की बात हम कर रहे हैं वो ये कि इंडियन हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से पेरिस ओलंपिक में मात दे दी है। रोल प्ले किया। पंजाब हीरो रहा है इसमें, नहीं पंजाब अदरवाइज भी हीरो है लेकिन हीरो इंडिया के साथ है, क्योंकि जब भारत की बात आती है तो पंजाब का उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो कंट्रीब्यूशन, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि जो पिछला ब्रॉन्ज मेडल था, हाँ उसमें भी मेरा ख्याल हमने चंडीगढ़ में देखा था और मैं और मेरे जो कोच सुखबीर सिंह गरेवाल और जो हमारे स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे जो दोस्त हैं उमेश, वो भी हमारे साथ उसी में देख रहे थे। तो आज किस जीत के पीछे टीम को किसका रहेंगे कि ज्यादा इसने अच्छा किया? नहीं, देखो टीम तो टीम होती है, हर आदमी का रोल होता है, क्योंकि अगर पेनल्टी कॉर्नर बनाया नहीं जाए तो हरमनप्रीत गोल कैसे करेगा और श्रीजेश डिफेंड नहीं करे तो हमारी टीम कैसे जीतेगी। तो हर प्लेयर का जो है वो रोल है।
नहीं, देखो पिछली जो 2020 वाली ओलंपिक्स थी उसमें भी हम यही मेडल था। हमें इस बार उम्मीद थी कि हम इसको बेटर कर पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे उसको मेंटेन करना ही मेरा ख्याल बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। नहीं, हमारे लिए डेफिनेटली हमारी देखो क्योंकि हॉकी से ही प्रगट सिंह की पहचान है, तो क्योंकि जब छोटे से लेके अभी तक जो है वो, क्योंकि नाम तो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो जब भी देश बेहतर करता है, वैसे किसी स्पोर्ट्स में भी जब बेहतर करता है तो नेचुरली है कि वो एक फीलिंग जो है, क्योंकि एक प्लेयर का होना, एक एडमिनिस्ट्रेटर का होना, उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम में होना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स की कंट्रीब्यूशन ही सबसे ज्यादा है। तो आज आपको एज ए स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा ख्याल है कि पूरे कंट्री को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी उसको भी नहीं, नेचुरली है, नेचुरली हर आदमी जिसने कंट्रीब्यूट किया है, मेरा ख्याल उसका धन्यवाद भी है, और देश का जो झंडा है वो वहां पे लहरा रहा है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो बिल्कुल पेरिस ओलंपिक में भारत का झंडा लहरा रहा है, और एक अच्छी खबर, हॉकी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। स्पेन को 2-1 से भारत ने हरा दिया है। तो एक अच्छी खबर ये हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद आज खेल प्रशंसकों को काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि अब दंगल में विनेश फोगाट नहीं दिखेंगी। खासतौर पर अगर हम कुश्ती की बात करें तो उन्होंने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश ने संन्यास लेने का ऐलान किया है। विनेश फोगाट ने लिखा कि माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि माँ माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत रही नहीं अब। तो पेरिस ओलंपिक में 7 अगस्त का दिन भारत के लिए निराशाजनक रहा। कल भारत के हाथ से 3 मेडल फिसले, मगर आज भी उम्मीद की किरण बरकरार है। आज भारतीय स्टार नीरज चोपड़ा जावलिन थ्रो के फाइनल में अपना जादू चलाएंगे। पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम के सेमीफाइनल में अमन सहरावत ने अपनी जगह बना ली है, और सेमीफाइनल मुकाबला आज रात होगा। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।